हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा वाष्प दाब वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल कि कोई लिक्विड सॉल्यूशन है जिसके दोनों ही घटक सॉल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर के हैं, वाष्पशील प्रवृत्ति के हैं। तो राउल के नियम की सहायता से हम लोग उस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए किस प्रकार से वाष्प दाब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि यदि किसी वाष्पशील द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उस विलयन का वाष्प दाब किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अवाष्पशील विलेय मिलाए जाने पर जो शुद्ध विलायक था उसके वाष्प दाब में कमी आती है, अर्थात अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक की तुलना में क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई द्रव विलायक है। ठीक है, द्रव विलायक जो कि वाष्पशील प्रवृत्ति का है और हम लोगों ने विलायक को बी से रिप्रेजेंट किया था, तो यहां जो विलायक है वो अपना बी है। ठीक है, और इस द्रव वाष्पशील विलायक में हम लोग एक अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील ठोस विलेय सॉलिड कोई सॉल्यूट है उसे हम मिक्स करते हैं, जो है आपका ए। ठीक है, तो ये हुआ आपका अवाष्पशील ठोस विलेय युक्त तो सॉल्यूशन बन गया आपका। अब मान लीजिए इसका जो प्योर स्टेट में शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो हम मान लेते हैं पी नॉट ए। इसी प्रकार इसका पी नॉट बी। इनके जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल अंश हैं विलियन में, वो हो जाएंगे, इसका हो जाएगा एक्स ए और इसका हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, अब इनके मोल फ्रैक्शन आ गए आपके एक्स ए और एक्स बी। अब इनके आंशिक वाष्प दाब विलियन में जो इनके आंशिक वाष्प दाब हैं, ठीक है, इसका आंशिक वाष्प दाब पी ए और इसका आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा आपका पी बी। अब देखिएगा राउल के नियम से, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, कल हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी सॉल्यूशन में जो वाष्पशील अवयव होता है उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लिख सकते हैं पी ए का आंशिक दाब प्रोपोर्शनल टू आएगा एक्स ए, या इसको लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कल की तरह। इसी प्रकार पी बी ये हो जाएगा आपका पी नॉट बी एक्स बी, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं हम लोग टोटल प्रेशर की, तो पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। अब यहां देखिएगा पी ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल है आपका पी नॉट ए एक्स ए, जो इक्वल होगा लगभग 0 की। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो है आपका नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलेय है और अवाष्पशील विलेय के लिए जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका पी टोटल जो है वो हो जाएगा पी नॉट पी बी के इक्वल, अर्थात पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैंने बताया था पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी द्रव के लिए जो वाष्प दाब होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को यूज में लेते हुए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी टोटल प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, अर्थात अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। विलायक की मोल अंश जितने ज्यादा होंगे विलयन का जो वाष्प दाब है वो उतना ही क्या आएगा, आपका अधिक आएगा। ठीक है, वो उतना ही अधिक होगा। अब देखिएगा इक्वेशन थर्ड को दोबारा यूज करते हैं हम लोग, पी टोटल इक्वल टू आया है P
नॉट बी एक्स बी। अब आप जानते हैं चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है आपका 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, सो एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। यूज कीजिए इसको, यहां लिख सकते हैं तो ये आएगा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, आगे देखिएगा पी टोटल इक्वल टू ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स। ठीक है, आगे देखिएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी टोटल या पी नॉट बी माइनस पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, आगे यहां से मैंने लिखा, ये आया था आपका पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। हम लोग जानते हैं कि मोल अंशों का जो योग है वो 1 के बराबर होगा। तो एक्स बी के स्थान पर मैंने 1 माइनस एक्स ए लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पी नॉट बी आ गया, ये हो गया पी नॉट बी एक्स ए। अब आप देखिए इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये इधर नेगेटिव हो जाएगी। पी नॉट बी माइनस पी टी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ए। ये आ गया आपका पी नॉट बी। पी नॉट बी आपका शुद्ध विलायक का वास्ता माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इक्वल टू हो गया आपका एक्स ए। इक्वेशन नंबर 4। यहां ये जो राशि आपके पी नॉट बी माइनस पी टी अपॉन पी नॉट बी, ये है शुद्ध विलायक का वास्ता, ये विलयन का वास्ता डिवाइडेड बाई शुद्ध विलायक का वास्ता। ये कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये कहलाएगा आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। ठीक है, रिलेटिव लोअर ऑफ वेपर प्रेसिंग। अब आप देख सकते हैं ये वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो इक्वल टू है एक्स ए के। एक्स ए आपका विलेय का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। एक्स ए, अब आप जानते हैं एक्स ए इक्वल टू क्या होता है एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। विलेय का मोल अंश बराबर होगा विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलेय प्लस विलायक के मोल। आप इमेज उठा के यहां रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका पी नॉट बी माइनस पी टी अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन। ठीक है, ये आपका इक्वेशन। ये था आपका किसी भी आवासशील विलयित विलयन का वाष्प दाब कैलकुलेट करने का तरीका, किस तरीके से आप उसका जो वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई तरीके के फॉर्मूले हैं जिनसे आप किसी भी आवासशील विलयित विलयन का वाष्प दाब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था वाष्प दाब का, जिसमें हम लोगों ने एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट थे और दोनों ही वोलेटाइल नेचर के थे, दोनों ही वाष्पशील नेचर के थे, उसके लिए वाष्प दाब कैलकुलेट किया राउल के नियम से। दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन था जिसमें हमने एक अवाष्पशील विलय मिलाया था, उसके लिए हम लोगों ने राउल के नियम का उपयोग करते हुए वाष्प दाब कैलकुलेट किया। अब हम लोग जानेंगे आदर्श और नामदार विलयन के बारे में। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श व अनादर्श विलयन, आदर्श व अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन, आदर्श वो जो सभी नियमों का पालन करे एक तरीके से। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने राउल का नियम देखा, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको परिभाषित किया गया है। वे विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल के नियम का पालन करते हैं वो आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। इट मीन्स सॉल्यूशन विच फॉलो द राउल्स लॉ एट
एवरी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन टर्म, प्रत्येक ताप और सांद्रता पर जो टेम्परेचर कोई सा भी हो जाए और कंसंट्रेशन कोई सी भी हो, प्रत्येक ताप और सांद्रता पर जो राउल के नियम को फॉलो करते हैं, जो राउल के नियम का पालन करते हैं, वो आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। इस प्रकार के विलयन के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं आपके कि इस प्रकार के विलयन के लिए बात करें हम लोग, ये प्रॉपर्टी है एक तरीके से आइडियल सॉल्यूशन की। बाकी आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई अभी, ऐसा सॉल्यूशन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल के नियम को फॉलो करता है, राउल के नियम का पालन करता है, वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार के सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन नंबर 1 ये रहेगी आपके कि PA बराबर आना चाहिए किसके, P नॉट A XA के। इसी प्रकार PB इक्वल होना चाहिए किसके, P नॉट B XB। आपको याद होगा यही राउल का नियम है कि आंशिक वाष्प दाब जो है वो मोलस की आना चाहिए, समानुपाती आना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है कि ये जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ये जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। और विलयन का जो टोटल प्रेशर है P टोटल, वो PA प्लस PB के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स जो विलयन बना है उस विलयन का जो कुल दाब है वो राउल के नियम के द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। उसके अलावा देखिएगा सेकंड, इस प्रकार के सॉल्यूशन में मान लीजिए विलय जो है AA इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, विलायक आपका B, तो विलायक अणुओं के मध्य ये अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो A और B के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इनकी सामर्थ्य का ही होना चाहिए। इट मींस विलय और विलायक के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल विलय विलय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के समतुल्य होना चाहिए, तो वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। नंबर थर्ड, जब आप इस प्रकार का सॉल्यूशन बनाते हैं तो विलय और विलायक को मिलाने के बाद विलयन का जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो दोनों वॉल्यूम के योग के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इट मींस आयतन में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, यहाँ शून्य होगा। यदि मान लीजिए आपने 100 ml सॉल्यूट लिया हुआ और 100 ml सॉल्वेंट लिया हुआ है, तो दोनों को मिलाकर के टोटल 200 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इट मींस वॉल्यूम में जो चेंज है, आयतन में जो परिवर्तन है, वो आपका शून्य होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में बनने वाला सॉल्यूशन आपका आइडियल होगा। नंबर 4, सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान अर्थात विलयन निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन हो और ना ही अवशोषण होना चाहिए। अर्थात विलयन के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके आइडियल सॉल्यूशन होंगे। बट एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि इस प्रकार के सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, आपका नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है सॉल्यूशन का बनना, तो उसके लिए आपका डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। बाकी ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, डेल बी इक्वल टू 0 आएगा, डेल एच इक्वल टू 0 आएगा। नॉर्मली समान प्रकार की प्रॉपर्टी रखने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन आइडियल नेचर के होंगे। फॉर एग्जांपल N-हेक्सेन और N-हेप्टेन। आप N-हेक्सेन और N-हेप्टेन को आपस में मिक्स कीजिए, बनने वाला सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं एथिल अल्कोहल प्लस मेथिल अल्कोहल, उनके द्वारा बनने वाला सॉल्यूशन भी आपका आइडियल होगा। इसी प्रकार क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, बेंजीन प्लस टोलुइन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, वो भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये कई सारे आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, अक्सर इनके एग्जामों में पूछे जाते हैं आप लोगों से। अब देखिएगा इसके अपोजिट अगर हम जाएं कि एक अनादर्श विलयन की बात करें, ठीक है, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं आपके अनादर्श विलयन। इसका मतलब है इस प्रकार के विलयनों के लिए जो वाष्प दाब आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो राउल के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम या अधिक आएगा, वो कहलाएंगे आपके अनादर्श विलयन। तो ऐसे विलयन जो किसी भी क्या सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन नहीं कर पाते, वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। इस प्रकार के विलयनों के लिए कंडीशन नंबर 1,
जो पी ए है वो अधिक आएगा किससे, मतलब नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं आएगा किसके, पी नॉट ए एक्स ए की। इसी प्रकार पी बी भी इक्वल नहीं आएगा पी नॉट बी एक्स बी की। इट मीन्स जो आप पी टोटल कैलकुलेट करेंगे वो पी ए प्लस पी बी के योग के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स राउल के नियम द्वारा कैलकुलेट किए गए वास्तव से भिन्न आपको ये प्राप्त होगा। सेकंड, इस प्रकार के सॉल्यूशंस में ए और बी के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं होंगी, जो इंटरेक्शन होंगे वो इक्वल नहीं होंगे ए और बी बी। ठीक है। इसी प्रकार इस प्रकार के सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जब आप इस प्रकार के सॉल्यूशन बनाएंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा, या तो टोटल आयतन थोड़ा अधिक आएगा या थोड़ा कम आएगा, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा। इसी प्रकार इस प्रकार के सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। इट मीन्स डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन इज नॉट इक्वल टू 0, बट इस प्रकार के सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कई बार डिफरेंसेस आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंस होते हैं, और डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। यहां अगर हम देखें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट से डिवाइड किया जा सकता है। एक वे सॉल्यूशन जो राउल के नियम से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, धनात्मक विचलन, और एक वे सॉल्यूशन जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, नेगेटिव डेविएशन दर्शाएंगे। तो इस आधार पर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, एक धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। ठीक है, आगे लेक्चर में हम लोग इन दोनों प्रकार के विचलनों की चर्चा करेंगे और आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को एक ग्राफ द्वारा भी समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।